गुड मॉर्निंग वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता विषय पर चर्चा कर रहे थे और अब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन ने ये जाना है कि प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। विभिन्न लोगों के अपन ने उद्देश्यों को जाना था और पिछले वीडियो में कल अपन ने ये बात की थी कि प्रबंध में सहभागिता देने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। ये अपन चर्चा अब तक इस चैप्टर में कर चुके हैं। आज अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है सहभागिता के स्तर या प्रकार, लेवल्स और काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन, कि पार्टिसिपेशन किस किस लेवल पर दिया जाता है या कितने प्रकार की सहभागिता होती है। तो विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मेहतराज, जिन्होंने कि हमने देखा था प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के उद्देश्यों को भी बताया था, उन्होंने सहभागिता के निम्न 5 स्तर बताए हैं जिनका हम अभी उल्लेख करेंगे। तो ये जो 5 स्तर हैं सहभागिता के डॉक्टर मेहतराज के अनुसार, उसमें पहला है सूचनात्मक सहभागिता, इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। दूसरा है परामर्शदात्री सहभागिता, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। तीसरा है सहचर्य सहभागिता, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। चौथा है प्रशासकीय सहभागिता, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। और पांचवा और अंतिम है निर्णयात्मक सहभागिता या डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। तो अब एक एक करके डॉक्टर मेहतराज द्वारा बताए गए विभिन्न स्तरों को या विभिन्न प्रकारों को अपन जानने का प्रयास करते हैं। अब पहला जो है वो है सूचनात्मक सहभागिता या इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। जहाँ तक सूचनात्मक सहभागिता का सवाल है, इस प्रकार की सहभागिता में समितियाँ या परिषद के सदस्य प्रबंधकों से कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन ये लेने का काम करते हैं। कौन? जो परिषद के सदस्य होते हैं या जो समितियों के विभिन्न सदस्य होते हैं, वे प्रबंधकों से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। और ये सूचनाएं जो हैं उत्पादन से रिलेटेड हो सकती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, संस्था के स्थिति विवरण से रिलेटेड हो सकती हैं कि संस्था की पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट से संबंधित हो सकती हैं, संस्था की प्रगति की सामान्य सूचनाएं हो सकती हैं कि संस्था की जो प्रोग्रेस की जनरल इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हो सकती हैं, या संस्था की वित्तीय स्थिति से संबंधित हो सकती हैं, संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन से संबंधित हो सकती हैं। तो संस्था के जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो जो समिति या परिषद के माध्यम से प्रबंधकों से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, और सूचनाएं मैंने आपको बताया कि किन किन विषयों पर वो ले सकते हैं। सदस्य इन सूचनाओं को अपनी जानकारी और संतोष के लिए प्राप्त करते हैं, मतलब सूचना प्राप्त करने का जो इनका अधिकार है वो केवल अपनी जानकारी बढ़ाने या संतोष प्राप्त करने के लिए ही होता है। तो कहने को तो ये सूचनात्मक सहभागिता एक सहभागिता का स्वरूप है, लेकिन ये स्वरूप उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भागीदारी दिखती नहीं है। सदस्यों को केवल सूचना दे दी जाती है, वो भी उनके द्वारा मांगे जाने पर। तो सहभागिता का जो स्तर है, प्रकार है, वो पहला है सूचनात्मक सहभागिता। दूसरा है परामर्शदात्री सहभागिता या कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। अब कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन या परामर्शदात्री सहभागिता में कर्मचारियों से परामर्श किया जाता है, मतलब नाम ही लिख रहा है इसमें कि परामर्शदात्री सहभागिता। तो ये वो सहभागिता है जिसमें कर्मचारियों से परामर्श किया जाता है, कर्मचारियों को पारस्परिक विचार विमर्श का अवसर प्रदान किया जाता है। जो भी आपके काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको पारस्परिक विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया जाता है, और तत्पश्चात
समितियां या परिषदों के निष्कर्ष के रूप में अपना परामर्श प्रबंधकों को भेजती हैं। मतलब कुल मिलाकर यह है कि परामर्शदात्री सहभागिता में हम कर्मचारियों को परामर्श करने का अवसर प्रदान करते हैं। इन सदस्यों को पारस्परिक विचार विमर्श करने का अवसर मिल जाता है और तत्पश्चात समितियां या परिषद निष्कर्ष के रूप में अपना जो परामर्श है, जो भी निकल कर आता है, वो प्रबंधकों को भेजती हैं। इस प्रकार की जो सहभागिता है उसमें किन विषयों पर परामर्श आमतौर पर होता है, उसमें है कैंटीन, श्रम कल्याण कार्यों मतलब लेबर वेलफेयर से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़, उत्पादन कार्य प्रणाली, प्रोडक्शन की प्रोसेस, सुरक्षा सेफ्टी, आवास उनका हाउसिंग, संस्था की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन आदि के संबंध में परामर्श प्राप्त किया जाता है। तो जो प्रबंधक है वो किन मुद्दों पर परामर्श प्राप्त करता है? कैंटीन पर, श्रम कल्याण कार्यों पर, उत्पादन कार्य प्रणाली पर, सुरक्षा, आवास एवं संस्था की प्रगति आदि के संदर्भ में परामर्श प्राप्त करता है। इस प्रकार की सहभागिता में परामर्श को स्वीकार करना या न करना प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर उनको सुझाव पसंद आते हैं तो वो परामर्श के द्वारा जो सुझाव आते हैं उनको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उनको अपना भी सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। तो परामर्श को स्वीकार करना या न करना पूर्णतः प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर है। तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो सूचनात्मक सहभागिता से परामर्शदात्री सहभागिता थोड़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें कर्मचारियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। अगर हम तुलनात्मक रूप से, वैसे तो जो परामर्शदात्री सहभागिता है ये भी कोई बहुत अच्छी सहभागिता नहीं मानी जाती, और अच्छी सहभागिता क्यों नहीं मानी जाती उसके पीछे भी कारण है। और कारण ये है कि इनके द्वारा जो भी सुझाव या परामर्श दिया जाता है उस परामर्श को मानना या न मानना प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है। वे चाहें तो परामर्श को स्वीकार करें, अन्यथा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो ये सूचनात्मक सहभागिता से तो बेटर है। और क्यों बेटर है? कि सूचनात्मक सहभागिता में तो प्रबंधक जो कर्मचारी वर्ग है उनको केवल सूचनाएं प्रदान करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो कैंटीन का मुद्दा हो, चाहे आवास का हो, चाहे संस्था की प्रगति का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, उन सब पर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं और उनके सुझावों को सुनते भी हैं। तो कम से कम ये इस मामले में बेटर है कि यहाँ परामर्शदात्री सहभागिता में कर्मचारियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर तो मिल ही जाता है। तो ये दूसरी सहभागिता हुई परामर्शदात्री सहभागिता, जिसमें कि प्रबंधक जो है कर्मचारियों से विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय जानने का प्रयास करता है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि परामर्शदात्री सहभागिता या संयुक्त विचार विमर्श, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन एंड ज्वाइंट कंसल्टेशन दोनों एक नहीं है। इन दोनों में अंतर है। यह संयुक्त भागिता या ज्वाइंट पार्टनरशिप से भी भिन्न है। तो अपन इन सब की चर्चा बाद में करेंगे। तो ये दो पॉइंट हुए, सूचनात्मक सहभागिता और परामर्शदात्री सहभागिता। तीसरा है सहचर्य सहभागिता या एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। सहचर्य सहभागिता में प्रबंधक प्रबंध समिति या परिषद से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव मांगते हैं। मतलब सहचर्य सहभागिता जो है उसमें प्रबंधक जो हैं, जो संस्थान के या औद्योगिक इकाई के प्रबंधक हैं, मैनेजर्स हैं, वो इन समितियों के सदस्यों से या परिषद के सदस्यों से अपनी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके संदर्भ में सुझाव मांगने का काम करते हैं। ये सुझाव जो हैं मुख्य रूप से कार्य तथा निर्माण प्रक्रिया में सुधार, मतलब ये सुझाव जो मांगते हैं समस्याओं के, वो सुझाव मुख्य रूप से किस संदर्भ में होते हैं? एक तो कार्य तथा निर्माण प्रक्रिया में सुधार, कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार किया जा सकता है, कार्यों में सुधार कैसे किया जा सकता है। उत्पादन एवं विक्रय कार्यक्रम, प्रोडक्शन एंड सेलिंग डिपार्टमेंट या उनके जो कार्यक्रम प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। उत्पादन उपक्रम के संगठन, मतलब संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सुधार किया जा सकता है।
तथा सामान्य संचालन से संबंधित होते हैं। मतलब एक जनरल डे टू डे ऑपरेशन में कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सब बातों के संदर्भ में सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। तो सहचर्य सहभागिता में प्रबंधक जो हैं प्रबंध समिति या परिषद से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव मांगते हैं और वे सुझाव मुख्य रूप से कार्य तथा निर्माण प्रक्रिया में सुधार, उत्पादन एवं विक्रय कार्यक्रम, उपक्रम के संगठन तथा सामान्य संचालन से संबंधित होते हैं। वास्तव में यह परामर्शदात्री सहभागिता जो कि अपन ने इससे पहले पढ़ी थी उसका सुधरा हुआ रूप है। क्यों है? क्योंकि इसमें सदस्यों को संस्था से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब ये परामर्शदात्री सहभागिता से थोड़ा बेटर स्वरूप माना जाता है और उसका कारण ये है कि इस सहचर्य सहभागिता में जो कर्मचारी लोग हैं उनको संस्था से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार होता है, समिति या परिषद के क्षेत्र में आने वाले मामलों पर विचार विमर्श करने का अधिकार होता है तथा इन मामलों पर पूर्ण विचार करके सुझाव भेजने का अधिकार होता है। तो मतलब ये देखा जाए तो परामर्शदात्री सहभागिता से तो बेटर ही है। क्यों बेटर है? वो 3 तरीके से बेटर है। 3 तरीके क्या हैं? पहला तो इनको अपने जो प्रबंधक हैं उनसे विभिन्न विषयों पर सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। फिर उन सूचनाओं को जब ये प्राप्त कर लेते हैं तो उन मामलों पर आपसी विचार विमर्श करके सुझाव भेजने का अधिकार होता है और अपने क्षेत्र के अंतर्गत, अपने जुरिडिक्शन के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर विचार करने का अधिकार होता है और इन मामलों पर पूर्ण विचार करके सुझाव भेजने का अधिकार होता है। इनकी सिफारिशों एवं सुझावों को मानना या न मानना पूर्णतः प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि अपन ने पिछली बार देखा परामर्शदात्री सहभागिता में कि परामर्शदात्री सहभागिता में भी उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों को मानना या न मानना प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता था। ठीक उसी प्रकार से सहचर्य सहभागिता में भी कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों को मानना या न मानना प्रबंधकों की इच्छा पर, विवेक पर निर्भर करता है। वे चाहे तो प्रस्तावों को इनके स्वीकार करें, अन्यथा अस्वीकार भी किया जा सकता है। इनकी सिफारिशों एवं सुझावों को मानना या न मानना प्रबंधकों की इच्छा पर है, किंतु प्रबंधकों पर ये नैतिक दबाव जरूर डालते हैं। मतलब ये थोड़ा सा बेटर यूँ है क्योंकि इनके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं वो प्रबंधकों पर नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर जरूर क्रिएट करते हैं। अतः प्रबंधक ऐसी समिति या परिषद की सिफारिशों को प्रायः स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि इस प्रकार के सुझावों के लिए कर्मचारियों का मॉरल प्रेशर या नैतिक दबाव थोड़ा सा रहता है। इसलिए देखा जाता है कि प्रबंधक ऐसी समिति या परिषद की सिफारिशों को प्रायः स्वीकार कर लेते हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से परामर्शदात्री सहभागिता के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इनके द्वारा दिए गए सुझावों को भी मानना या न मानना तो प्रबंधकों की इच्छा पर है, लेकिन इनका एक नैतिक दबाव रहता है प्रबंधकों पर और इस वजह से हम देखते हैं कि आमतौर पर सहचर्य सहभागिता में परिषद या कमेटी के सदस्यों द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं उन सुझावों को आमतौर पर प्रबंधकों द्वारा मान लिया जाता है। तो ये तीसरा हुआ सहचर्य सहभागिता। चौथा है प्रशासकीय सहभागिता या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। अब ये सहचर्य के बाद प्रशासकीय सहभागिता में क्या होता है कि निर्णय तो सहभागिता से पूर्व ही ले लिए जाते हैं। मतलब प्रशासकीय सहभागिता में या एडमिनिस्ट्रेटिव सहभागिता में निर्णय या डिसीजन जो हैं वो तो सहभागिता से पहले ही ले लिए जाते हैं, किंतु इन निर्णयों के क्रियान्वयन का कार्य इन समितियों एवं परिषदों को सौंपा जाता है। मतलब निर्णय तो पहले कर दिए जाते हैं लेकिन इन निर्णयों के क्रियान्वयन का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम इन समितियों या परिषदों को सौंपा जाता है। जो भी परिषद या समितियां बनाई जाती हैं उनको इनके निर्णयों को क्रियान्वयन का कार्य सौंपा जाता है। ऐसी सहभागिता में कल्याणकारी क्रियाएं, ऐसी सहभागिता में कौन कौन सी काम आते हैं? कल्याणकारी क्रियाएं जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, सुरक्षा उपायों के पर्यवेक्षण, सुपरविजन ऑफ सेफ्टी मेजर्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण के संचालन, बिजनेस ट्रेनिंग के ऑपरेशंस, कार्य के घंटों की सूची, लिस्ट ऑफ वर्किंग आवर्स, कार्य के घंटों की सूची बनाने, छुट्टियों एवं अवकाश की तालिका बनाने, हॉलीडेज की सूची बनाने आदि से संबंधित मामलों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय किया जाता है। तो प्रशासकीय सहभागिता कोई बहुत अच्छी सहभागिता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें निर्णय तो सहभागिता के स्तर पर जाने से पहले ही ले लिए जाते हैं, लेकिन
निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए इन समितियों में परिषदों को सौंपा जाता है। और जो मैंने मुद्दे बताए वो मुद्दे वही हैं, कल्याणकारी कार्य क्रियाएं के लिए या व्यावसायिक प्रशिक्षण के संचालन के लिए, कार्य के घंटों की सूची के लिए या छुट्टियों और अवकाश की तालिका बनाए संबंधित मुद्दे जो हैं वो क्रियान्वयन के लिए इनको दिए जाते हैं। तो ये प्रशासकीय सहभागिता कहलाती है। तो ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, केवल डिसीजन जब ले लिया जाता है उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन समितियों को सौंप दिया जाता है। तो चौथा हुआ प्रशासकीय सहभागिता। पांचवा है निर्णयात्मक सहभागिता, डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। अब डिसाइसिव पार्टिसिपेशन क्या है? हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता जो दी जाती है उसका सबसे अच्छा स्वरूप जो है वो निर्णयात्मक सहभागिता है। यह उच्च प्रकार की हम कह सकते हैं सहभागिता है। इस प्रकार की सहभागिता में सदस्यों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब ये उच्च कोटि की सहभागिता कहलाती है। और क्यों कहलाती है उसके पीछे कारण ये है कि इसमें जो कर्मचारी वर्ग है उनको निर्णयों में भागीदार बनाया जाता है और कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसी सहभागिता में सभी मामलों मतलब ऐसी सहभागिता में कौन कौन से मामले आते हैं? आमतौर पर सभी मामले आते हैं, चाहे वो आर्थिक हों, वित्तीय हों तथा प्रशासकीय हों। सभी मामलों को इस कमेटी के द्वारा डील किया जाता है और प्रबंधकों के साथ साथ कर्मचारियों को भी आर्थिक मामले, चाहे वित्तीय मामले, चाहे प्रशासकीय मामले होते हैं, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें सदस्यों को हिस्सा दिया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि सहभागिता का उच्चतम स्तर है, सबसे अच्छा स्तर है। क्यों? क्योंकि इस स्तर पर कर्मचारियों को प्रबंधकों के साथ निर्णय लेने में भागीदार बनाया जाता है और जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो वित्तीय हों, चाहे वो प्रशासकीय मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों पर इनको निर्णय में भागीदार बनाया जाता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने का सबसे अच्छा स्तर है निर्णयात्मक सहभागिता या डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 5 लेवल और काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन बताए। सहभागिता के स्तर या प्रकार की अपन ने चर्चा करी। तो डॉक्टर मेहतराज जो थे इन्होंने सहभागिता के 5 प्रमुख स्तर लेवल बताए, जो मैं आपकी सूचना के लिए एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। ये 5 स्तर हैं: सूचनात्मक सहभागिता, परामर्शदात्री सहभागिता, सहचर्य सहभागिता, प्रशासकीय सहभागिता और निर्णयात्मक सहभागिता। इन सब लेवल्स के अपने अपने महत्व हैं, लेकिन देखा जाए तो निर्णयात्मक सहभागिता जो है वो सबसे अच्छी सहभागिता मानी जाती है उपरोक्त 5 में से। और उसका कारण भी है क्योंकि निर्णयात्मक सहभागिता में कर्मचारियों को वास्तव में निर्णय लेने में भागीदार बनाया जाता है। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज मैंने जो सहभागिता के स्तर के बारे में जानकारी दी है, 5 स्तरों के बारे में, आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।